नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारतीय वायुसेना ने 3 प्राइवेट फर्म्स को चुना स्वार्म ड्रोन चैलेंज के तहत। नीदरलैंड की नौसेना भारतीय नौसेना के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में अपने नेवल ऑफिसर्स को पोस्ट करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 5 सालों में रक्षा निर्यात 334% बढ़ा। 75 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट किया गया डिफेंस का साजो सामान। फ्रांस ने अपना स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट किया लॉन्च। चीन पाकिस्तान के 10 हाइड्रो प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करेगा। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अब जल्द ही एक नई इंटीग्रेटेड सुरक्षा व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य पैरामिलिट्री फोर्स साथ में मिलकर हमलों को रोकने की भूमिका बनाएगी और उन्हें जमीन पर मानवीय खुफिया जानकारी को मजबूत करने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, बेहतर खुफिया नेटवर्क और शहरों के चारों ओर सड़कों और राजमार्गों पर गश्त तेज की जाएगी, ताकि अधिक बैरिकेडिंग और सुरक्षा बंकरों के साथ ही आतंकियों के प्रवेश और उनके निकास को यानी कि एग्जिट को रोका जा सके। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के तहत उन इलाकों में ड्रोन ग्रिड स्थापित किए जा रहे हैं जहां गैर कश्मीरी और प्रवासी मजदूर रह रहे हैं और कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं। ड्रोन ग्रिड सिस्टम के तहत संदिग्ध तत्वों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी और 24 घंटे कंट्रोल रूम तक फीड पहुंचती रहेगी। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने 80 से अधिक परिवारों पर कड़ी नजर रखी है, क्योंकि इनके घर के युवा घर छोड़कर फरार हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इन युवकों का इस्तेमाल आतंकवादी संगठन कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और उच्च गुणवत्ता एवं किफायती हथियार प्रणाली के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2020 और 2021 एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई उम्मीदों की तरह रहा। आपको बता दें कि गुजरात में अगले साल डिफेंस एक्सपो होने जा रहा है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 5 सालों में भारत का रक्षा निर्यात 334 यानी कि 334% तक बढ़ गया है और भारत ने 75 यानी कि 75 से अधिक देशों को सैन्य उपकरणों का निर्यात किया है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि निर्यात के क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन हमारे रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा का मजबूत संकेत है। भारत सरकार रक्षा आधुनिकीकरण को लेकर प्रतिबद्ध है। साल 2021 और 2022 के बजट में रक्षा पूंजीगत योजना को पिछले साल की तुलना में 18.75% बढ़ाया गया है और ये पिछले 15 सालों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा कि डिफेंस एक्सपो का ध्यान भारत को सैन्य हार्डवेयर के निर्माण के लिए उभरते हब के तौर पर पेश करना होगा। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ के प्रमुख ग्यांगबंग ने कहा कि अगले दलाई लामा को चुनने में शामिल होने का चीन के पास कोई अधिकार नहीं है, खासकर इसीलिए भी क्योंकि चीन सरकारी धर्म में विश्वास नहीं करती। उत्तराधिकारी का चयन पूरी तरह से तिब्बती समाज के लोगों का एक आध्यात्मिक मामला है। अरुणाचल प्रदेश में 350 साल पुराने मठ के मठाधीश ने बताया कि चीन की विस्तारवादी की नीति का मुकाबला करना महत्वपूर्ण है और भारत को एलएसी पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। मठ के प्रमुख ने कहा कि केवल वर्तमान में दलाई लामा और तिब्बती लोगों को ही तिब्बती आध्यात्मिक नेता के उत्तराधिकार के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। दोस्तों, दरअसल चीन इस प्रक्रिया में शामिल इसलिए भी होना चाहता है क्योंकि तिब्बती विरासत को वो कब्जा करके तिब्बती लोगों पर नियंत्रण रखना चाहता है और आज भी वो तिब्बत पर नियंत्रण करके रखा हुआ है और चीन के अधिकारी तिब्बत के लोगों को बाहरी लोगों से मिलने की अनुमति भी नहीं देते और बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत जैसा देश तिब्बतियों का समर्थन करता है। चीन एक बार फिर से 10 हाइड्रो प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता है और इस पर अब काम जल्द ही शुरू हो जाएगा और इस परियोजना पर काम कर रहे सभी चीनी इंजीनियरों ने 150 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा भी किया है। यही नहीं, चीनी फर्म ने परियोजना पर काम कर रहे सभी पाकिस्तानी कामगारों को काम पर वापस लाने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस कंपनी ने अपना काम इसलिए बंद कर दिया था जब खैबर पख्तून में चीनी श्रमिकों को ले जा रही एक बस पर आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद चीन काफी बौखला गया था और उसने इमरान खान पर कई तरीके के आरोप भी लगाए। चीनी पीपुल लिबरेशन आर्मी के सैनिक जब भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ विवादित क्षेत्रों में गश्त करते हैं तो उनके पास गैर पारंपरिक हथियार होते हैं, जैसे कि टेसर, काली मिर्च स्प्रे, लाठी, धातु के स्पाइक्स वाले क्लब। इसके अलावा उनकी अपनी राइफल और पिस्तौल वे साथ में लेकर गश्त करते हैं। टेजर, जो कि एक गैर घातक हथियार है जो किसी व्यक्ति के करीब आने पर बिजली का झटका देता है और अस्थायी रूप से उसे अक्षम बना देता है। सूत्रों के मुताबिक पीएलए के जवान डंडों और गदा जैसे हथियारों को भी साथ में ले जाते हैं, जो कि एक तेज ब्लेड से जुड़े होते हैं। इन हथियारों की लंबाई छोटी होती है, लेकिन इन्हें अपनी कलाई से स्विंग करने की सुविधा दी गई है। भारत की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इन हथियारों के संपर्क में आने से कई तरीके की घातक चोटें लग सकती हैं।
जैसे कि गलवान घाटी में हुआ था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि भारत बॉडी आर्मर और इसी तरीके के हथियारों की भी खरीद कर रहा है ताकि चीनी सैनिकों को गश्त के दौरान किसी भी तरीके की झड़प में उनका सामना किया जा सके। अभी हाल ही के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि नोएडा की एक स्टार्टअप भारतीय कंपनी ने गैर घातक हथियारों का निर्माण किया है जिनका नाम वज्र और त्रिशूल है, जो हाथ से हाथ वाली लड़ाई के दौरान दुश्मन को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर सकते हैं। यानी कि चीन एक बार फिर से वही हरकतें करने लगा है जो कि उसने गलवान घाटी में की थी और अब भी वो टेसर, काली मिर्च के स्प्रे और गैर पारंपरिक हथियारों के साथ गश्त कर रहा है। डीआरडीओ ने स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का लो और हाई स्पीड टेक्सी ट्रायल पूरा किया है। स्विफ्ट का वजन 1 टन का है जिसमें कि रशिया का एनपीओ सैटर्न 36 एमटी टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। स्विफ्ट में सी बैंड लिंक, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना लगाया गया है। स्विफ्ट की टेक्नोलॉजी और डिजाइन भारत के 13 टन के ऑरा अनमैन्ड कॉम्बैट एरिया व्हीकल की टेक्नोलॉजी गैप को भी पूरा करेगा, जिसमें कि 46 किलो न्यूटन का ट्राई कावेरी इंजन लगाया जाएगा और ये डीप स्ट्राइक मिशन के लिए तैयार किया जाएगा। बता दें कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की योजना है कि वे ड्राई कावेरी इंजन को 3 से 4 सालों में बना लेंगे और इसे फिर ऑरा यूसीएवी में लगाया जाएगा, जो कि 2025 तक सामने आ जाएगा। वहीं इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों ही रिमोटली पायलट स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में सपोर्ट कर रही है, जो कि 2030 से अपने प्रोडक्शन में आ जाएगा। यही नहीं, भारतीय नौसेना इसके डेक बेस्ड वेरिएंट का भी इस्तेमाल करेगी। भारतीय वायुसेना ने 3 फर्म्स को चयनित किया है स्वार्म ड्रोन चैलेंज के तहत, जिसमें कि बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है जिसने कि स्वार्म आर्किटेक्ट चैलेंज जीता है। तो वहीं चेन्नई बेस्ड दक्षा अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने ड्रोन आर्किटेक्ट चैलेंज को जीता है। इसके अलावा दिल्ली की टीटीयू फ्लेयर अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने कम्युनिकेशन आर्किटेक्ट चैलेंज को जीता है। यही नहीं, इसके अलावा अन्य फर्म वेला डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने बेस्ट इनोवेशन डिजाइन के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। भारतीय वायुसेना अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज 1 के लिए 25 लाख रुपए की मदद करेगी। उसके बाद फेज 2 और फेज 3 के तहत 2.5 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। रॉयल नेदरलैंड नेवी कमांडर ने कहा कि वे अपने ऑफिसर्स को इंडियन नेवी के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में पोस्ट करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख इकबाल ने भारत की 3 दिवसीय यात्रा की है और उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों से बात की। साथ ही उन्होंने भारतीय नौसेना के फ्यूजन सेंटर का भी दौरा किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना के 6 जहाज स्क्वाड्रन श्रीलंका पहुंचे हैं, जो कि 4 दिन तक वहां पर अभ्यास करेंगे, जिसके तहत बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन को बूस्ट किया जाएगा। फ्रांस ने स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। फ्रांस ने 2019 में स्पेस फोर्स कमांड बनाई थी, जिसके तहत वो अपने दुश्मन देशों पर अंतरिक्ष के माध्यम से कड़ी नजर रख पाएगा और तब से फ्रांस लगातार अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में भारी निवेश भी कर रहा था। फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के प्रवक्ता ने बताया कि इस सैटेलाइट को जमीन और अंतरिक्ष में सैन्य आक्रमण और साथ ही किसी भी तरीके के हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए डिजाइन किया गया है। एरिना 5 रॉकेट से सिराक्यूज 4A सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट अपने आसपास के इलाकों का सर्वेक्षण कर सकता है और हमले से बचने के लिए खुद को भी आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।